2024 का बजट तैयार हो चुका है और बजट सत्र से पहले 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन भी रद्द कर दिया गया है ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से चल सके। संसद में बजट पेश होने में अब सिर्फ 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और ये है इंटरिम बजट। लोगों को इस बात की उम्मीद है कि इस बार सरकार लोक लुभावन बजट पेश कर सकती है। क्या क्या राहत मिल सकती है आम जनता को इस बार के बजट से, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं बजट से पहले पेश इकोनॉमिक रिव्यू की, जिसमें देश के विकास को दौड़ते हुए दिखाया गया है। देश का बजट पेश होने से भारत पहले से ही गुड न्यूज लेकर बैठा है। जहां पर सारी दुनिया 2% के लिए जूझ रही है, वहीं हम यानी कि भारत 7% की रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है और 2030 तक हम $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन जाएंगे। हर साल बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, लेकिन इस बार सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे की बजाय एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन द्वारा तैयार इस रिपोर्ट का नाम द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू है। 74 पेज की इस रिपोर्ट में पिछले 10 सालों की भारत की जर्नी के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही आने वाले सालों में इकोनॉमी किस तरीके की रहेगी, इसकी जानकारी भी इसमें दी गई है। दरअसल वित्त वर्ष 2025 में भारतीय इकोनॉमी 7% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। आने वाले 3 साल में देश $5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन जीडीपी वाला देश बन सकता है। जहां पर वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड के बाद अपनी रिकवरी को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं महामारी के बाद भारत एकमात्र देश है जो रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। अब बात पिछले 10 साल में कहां से कहां पहुंची है इकोनॉमी, इसकी कर लेते हैं, क्योंकि 10 साल में देश की इकोनॉमी में बड़े बदलाव हुए हैं। 10 साल पहले $1.9 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। महामारी की मार झेलने के बावजूद भारत $3.7 ट्रिलियन जीडीपी के साथ 5वें पायदान पर पहुंचा और मोदी सरकार ने 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। देश की इकोनॉमी इसी रफ्तार से चली तो ये टारगेट पाना मुश्किल नहीं है। और अगर वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान सही साबित होता है तो ये चौथा साल होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% या फिर इससे अधिक रहने वाली है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था 4% की दर से बढ़ रही थी, उस समय भारत भी 8 से 9% की रफ्तार से बढ़ रहा था। अब वर्ल्ड इकोनॉमी 2% की ग्रोथ के लिए संघर्ष कर रही है, तब भारत की 7% से अधिक की रफ्तार से बढ़ना अपने आप में बेहद खास नजर आता है। एक तरफ जहां पर यह रिपोर्ट सामने आई है और अंतरिम बजट से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की और सदन ठीक तरीके से सुचारू रूप से चले, इसको लेकर विपक्ष का सहयोग मांगा है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में बातचीत सौहार्दपूर्ण रही और सरकार इस छोटे सत्र के दौरान यानी कि इस छोटे बजट सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और इसके साथ ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। विपक्ष और बाकी पार्टी के नेता मौजूद रहे और हर एक सत्र से पहले एक बैठक बुलाने की, सर्वदलीय बैठक बुलाने की पुरानी परंपरा कायम नजर आई। लोकसभा चुनाव से पहले क्योंकि आखिरी सत्र है और इसीलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात बजट की, क्या वित्त मंत्री पिछली बार की तरह सप्तऋषि पर आधारित बजट पेश करती हैं या फिर इस बार कुछ बदलाव होगा? पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के 7 आधार बताए थे और इन्हें सप्तऋषि कहा गया था। ये सप्तऋषि क्या थे? समावेशी विकास, दूसरा शामिल किया गया वंचितों को वरीयता यानी कि उनको प्रायोरिटी, बुनियादी ढांचे और साथ ही निवेश क्षमता का विस्तार करना, युवा शक्ति को आगे बढ़ाना और साथ ही
वित्तीय क्षेत्र में मजबूती लाना। लेकिन इस बार भी क्या हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ होगा या फिर ये सिर्फ भविष्य को देखते हुए योजनाएं बनाई जाएंगी? लेकिन नौकरी पेशा आज भी उम्मीद इस बात की रखते हैं कि सरकार हमारे बारे में शायद कुछ सोचे और हमें भी टैक्स में कुछ छूट मिल जाए। इस बार के बजट में सैलरी क्लास को मिल क्या सकता है, पहले आइए इसकी बात कर लेते हैं। टैक्स के ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच फंसा हुआ कंफ्यूजन खत्म हो सकता है। सरकार टैक्स सिस्टम के लिए एक स्लैब कर सकती है। पीपीएफ की यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की सीमा बढ़ाने के साथ साथ उसकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। धारा 80C और 80D कटौतियों की सीमा बढ़ाई जा सकती है। टैक्स के स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने पर फोकस किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 90,000 तक किया जा सकता है। अब कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। आइए आपको यह भी समझा देते हैं। दरअसल स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फ्लैट कटौती होती है जिसमें सैलरी क्लास टैक्सेबल इनकम में से बिना किसी खर्च या फिर सेविंग दिखाए छूट पा सकता है। पिछले साल सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को नए टैक्स रिजीम के साथ जोड़ दिया था। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन पुराने टैक्स रिजीम और नए टैक्स रिजीम दोनों में ही मिलता है। बजट 2024 से तमाम लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। जाहिर है देश का युवा, देश की महिलाएं क्या सोच रही हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं बजट को लेकर, पहले आप वो सुनिए। मेरा नाम शिवम है। Shaadi.com का एक एम्प्लॉय हूँ मैं। हमारा जनरेशन यंगर एज में था उस टाइम से, और आपके दौर में आप प्राइस देखिए, चाहे आप ग्रोसरी आइटम्स का देख लीजिए, चाहे ट्रांसपोर्ट का देख लीजिए। जहाँ पर बस का किराया पड़ता था हम लोगों का, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, हम सुल्तानपुर से लखनऊ का अगर किराया बात करें, पहले पड़ता था 180-190 रुपीज़ के हिसाब से, अब पड़ रहा है 272। यही गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा जो टैक्सेशन लगा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उस पर थोड़ा सा कट ऑफ मिले, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। बजट ऐसा होना चाहिए, पहली बात तो लोअर मिडिल क्लास के लिए बजट होना चाहिए। अभी तक कुछ बजट ऐसे आए हैं जिसका डायरेक्ट बेनिफिट अपर मिडिल क्लास, रिच एंड एफ्लुएंट फैमिली को मिलता है। तो लोअर मिडिल क्लास में सबसे पहले खाना, जो सबसे हमारा फूड इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ तक देखना चाहिए सरकार को कि खाने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं दाल कितनी महंगी हो गई है, तेल कितना महंगा हो गया है, तो जो हमारी खाने की मूलभूत चीज़ें हैं वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, उम्मीदें रखी सरकार से कि क्या कुछ चीज़ें लाई जा सकती हैं जो और राहत देंगी। लखनऊ से पीयूष राय, बात 24। तो आपने सुना कि देश के युवा क्या सोचते हैं, लेकिन घरेलू महिलाओं की बात अब हम करेंगे। आर्थिक राजधानी में कामकाजी महिलाएं हैं, वो क्या सोचती हैं देश के बजट को लेकर, उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो भी आप सुनिए। बजट 2024 आने वाला है। सरकार तमाम चीज़ों को पेश करेगी, तमाम मुद्दों को एक अहम रोल देगी कि हम किन किन चीज़ों पे ऐसा प्रावधान करें कि लोगों का जीवन आसान हो, कई चीज़ें बदलाव लाए जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जिनका डेली में रोज़ क्या क्या आप चीज़ों को फेस करती हैं, किन किन चीज़ों पे जीवन में असर पड़ता है, जैसे महंगाई हुई तमाम। तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी बजट से? हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी खाने की थाली है वो थोड़ा सा सस्ती हो जाए, और बहुत महंगा है, गैस महंगी है, बच्चों को हम लोग टिफ़िन तरह तरह से बनाते हैं तो सामान महंगा है, कन्विंस बहुत महंगा है। तो हमारी सरकार से अपेक्षा रहेगी कि थोड़ा इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। बार सरकार ने वैसे ही बहुत कोशिश की है कि गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया है, तो हमारे रोज़ाना जो खान पान की थाली है, बच्चों की पढ़ाई है, फीस है, बच्चों को और आगे कैसे बढ़ाएं, इन सब सुविधाओं पे दें। बिजली के दर में कुछ कटौती करें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। कन्वेंस में कर दें, हम सभी शिक्षिकाएं रोज़ स्कूल आती हैं तो काफ़ी कन्वेंस में खर्च होता है, आने जाने की सुविधाएं और हों। इनकम टैक्स में तो बहुत सालों से कोई घटौती नहीं हुई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम इनकम टैक्स का स्लैब कुछ हम लोगों के लिए बढ़ाया जाए। बहुत सालों से दर वही चल रही है और मतलब महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और हमारे लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम इनकम टैक्स में बचा सकें या किसी तरह के। वो सारा स्लैब कई मतलब 5 से 7 सालों से वही का वही चल रहा है। जब भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता है तो सब चीज़ का दाम अपने आप ही बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ओवर द ईयर्स तो बहुत बढ़ा है, बीच में थोड़ा कम भी हुआ, लेकिन देखा जा रहा है कि उसमें जो वृद्धि हुई है वो सबसे ज़्यादा है सरकार की तरफ से, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
जो वर्किंग क्लास विमेन है उनके साथ बड़ी दिक्कतें होती हैं हम लोगों का, तो सारा कुछ इसी में ही। और दूसरा ये कि जो स्वास्थ्य में से संबंधित जो आप फील्ड कह रहे हो उसमें कुछ हमारे लिए ऐसा सुविधा होनी चाहिए कि जो जैसे मेडिकल जो मेडिसिन वगैरह हैं उनका अननेसेसरली दाम बहुत ज़्यादा है बाजार में, तो कुछ इस तरीके का कि इन पे भी कुछ रोक हो, इन पे भी कुछ लगाम हो। भविष्य में इन लोगों की मांगे हैं महिलाओं की कि उसकी भी अगर पूर्ति हो जाए, कुछ इनकम टैक्स में राहत मिल जाए, घर की थाली सस्ती हो जाए। लखनऊ से कैमरामैन रोशन यादव के साथ पीयूष राय, भारत 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं विनय बहल। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 1 फरवरी को जो आम बजट पेश होगा वो बजट देश के लिए कैसा होना चाहिए। चुनावी बजट होना चाहिए तो उसमें क्या क्या लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या क्या नहीं मिलनी चाहिए, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, 1 तारीख को बजट पास होगा, बड़ी उम्मीदें हैं सरकार से क्योंकि चुनावी बजट है, तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? देखिए, चुनाव तो हर 5 साल बाद आते हैं। बजट ऐसा होना चाहिए जो आगे लॉन्ग लास्टिंग हो। उसका इम्पैक्ट सिर्फ इलेक्शन ईयर में नहीं होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट बाद में होना चाहिए। कोई भी बजट आता है वो एप्लीकेबल अगले साल से होता है, और अगर उस एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बाद में किसी को तकलीफ होती है तो वो थोड़ा दुखदाई होता है। तो मेरी सजेशन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से यही है कि बजट ऐसा लाएं जिसका इम्पैक्ट आगे चलते सालों में भी मिले। सिर्फ यही नहीं बोला जाए कि 2024 इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन की वजह से पॉपुलिस्ट बजट आ रहा है, बट उसका पॉपुलिस्ट बजट का और जो बेनिफिट वो देना चाह रहे हैं वो अगले सालों में भी मिले, वो इंटेंट रहनी चाहिए। तो आपने सुना व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है आने वाले बजट को लेकर, लेकिन केंद्रीय बजट 2024 में बच्चों के लिए क्या होगा, इस पर बच्चे क्या सोचते हैं, क्या है सरकार से उनकी इच्छा, आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज पे इन्वेस्ट करें, बजाय हमें मतलब हम बड़े बड़े वो प्रैक्टिकल सेट लिखते हैं, असाइनमेंट लिखते हैं। विद्यार्थियों को ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उनके पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल करवाएं। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एक बेसिक नीड होती है कि जैसे कंप्यूटर्स चाहिए, तो उन्हें एक बजट सेट करना चाहिए कि हर एक विद्यालय में ये चीज़ें अवेलेबल हो। और कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ये नहीं होती, तो जो एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह है उनको लेके थोड़ा सा एक स्पेकुलेट करना चाहिए कि उस फ़ीस को कम किया जाए। और अब बात करते हैं देश के किसानों की, लेकिन उससे पहले किसानों के लिए बजट में क्या खास हो सकता है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले 8 साल में सबसे कम कृषि ग्रोथ इस साल हुई। कृषि कर्ज को 22 से 25 लाख करोड़ तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है और चालू वित्त वर्ष में कृषि लोन लक्ष्य 20 लाख करोड़ रखा गया था, जिसे अब 25 लाख करोड़ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है। ये जो सम्मान निधि है वो 6,000 से बढ़ाकर 8,000 होने की संभावना है। सरकार कृषि क्षेत्र की मदद के लिए उपायों को लेकर ऐलान कर सकती है और फसल के साथ साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजनाओं का प्रस्ताव भी इस बार के बजट में लाया जा सकता है। किसानों को प्रतिवर्ष 7% की रियायती दर पर 3 लाख का कृषि लोन मिलता है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को हर एक वर्ष 3% की अतिरिक्त ब्याज में छूट दी जाती है और इस साल सरकार ने 82% लोन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। निजी और सार्वजनिक दोनों ही बैंक्स ने 16.37 लाख करोड़ लोन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन किसान क्या चाहते हैं, किसानों की उम्मीदें क्या हैं, जरा सुनिए। आने वाले बजट के अंदर हम सरकार से आस करते हैं कि C2+ के तहत हमारी फसल के दाम दिए जाएं और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए। ये मोदी जी ने कहा था भी मेरे को प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनाओ, मैं सभी का कर्जा माफ करूंगा। और अम्बाड़ा में और हरियाणा के अंदर 5 फसलों के ऊपर कुदरत की मार पड़ी है, पीछे फ्लड आया है, किसान काफ़ी घाटे में चले गए हैं और जो भी किसानों की लिमिट KCC है उसका संपूर्ण ब्याज माफ किया जाए। आने वाले समय में जो सरकार बजट लेके आएगी, हम ये उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए उसके बारे में काफ़ी कुछ होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये बजट के अंदर ऐसा सिस्टम लेकर आए कि किसानों को पराली फूकने की जरूरत ही ना पड़े।